हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यह वैकेंसीज 9 सितंबर 2024 को ही निकाली गई थी दोस्तों, ठीक है ना, इसका एडवर्टीज़मेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि किस तरह की वैकेंसीज़ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या लिखा गया है। Central University of Jharkhand (CUJ) invites online application from eligible Indian national for appointment under direct recruitment for non-teaching and including backlog post। यानी कि नॉन टीचिंग और बैकलॉग के जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर वैकेंसीज निकाली गई है। कहाँ पे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से। फॉर्म कैसे भरिएगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हर चीज़ पे बारी बारी से चर्चा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जेन्युइन है। और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके आप देख पा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपका यहाँ पे दिया गया है https://www.cuj.ac.in, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जा करके आप, अगर आपको तसल्ली लेना है कि फॉर्म जेन्युइन है या नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। और इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है ना। इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा और यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि फॉर्म को कैसे भराना है। हर एक बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 सितंबर 2024 को निकाला गया था दोस्तों, ठीक है ना। जिसका फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है का लास्ट डेट जो है 8 अक्टूबर 2020 तक चलने वाला है। यानी कि 9 सितंबर 2024 इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है ना। अभी बहुत समय बचा हुआ है। आज आपका 20 तारीख हो रहा है, 8 अक्टूबर तक, यानी कि इधर 10-18 दिन अभी बचा हुआ। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए दोस्तों, ठीक है। इसमें चलिए समझते हैं कि किस पोस्ट पे वैकेंसीज है, क्या सैलरी रहने वाला है, हर एक बात पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो देखिए क्या लिखा गया। सेंटर, डेट एंड टाइम एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है एडमिट कार्ड में आपका दिया हुआ रहेगा दोस्तों, ठीक है। वहीं पर वेबसाइट की बात करें तो मैंने पहले भी बता दिया था दोस्तों। और अगर आपको चेक करना है, आपको सारे अपडेट्स पाने हैं, तो आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस पर जा करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1000 फीस लग रहा है दोस्तों, ठीक है। 1000 फीस लगेगा। और एससी एसटी ट्रांसजेंडर पीडब्ल्यूबीडी ओमेन और जो मिनिमम डिसेबिलिटी 40% से कम का है, उनको एक भी रुपये नहीं लग रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो फीस जो है जनरल ओबीसी को काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, कुछ कम रखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एससी एसटी को बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो आगे बात करते हैं कि वैकेंसीज का कौन कौन से पोस्ट पे निकाला गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेक्शन ऑफिसर 1 नंबर पे है। ग्रुप बी की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 2 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। रिजर्व फॉर कैटेगरी यूआर के लिए दोनों पोस्ट है, ठीक है ना। जिसमें कि पे लेवल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 7 पे लेवल स्टार्टिंग सैलरी आपका 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का सैलरी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। मतलब आपका स्टार्टिंग सैलरी सारा डीए एचआरए सब कुछ मिला करके जो है ना, मिला करके आपका इन हैंड 80,000 प्लस सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यह आगे चल करके 2 लाख प्लस आपको सैलरी मिलेगा, 2 लाख प्लस सैलरी मिल जाएगा आपको। तो इस फॉर्म को जरूर भरिए दोस्तों, ठीक है ना। फॉर्म भरने में अगर आप एससी एसटी ओबीसी से, तो फीस तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। और बाकी 1000 रुपये कुछ ज़्यादा फीस नहीं है, जनरल वाले से भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पे प्राइवेट सेक्रेटरी की भी पोस्ट है। ग्रुप बी की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। रिजर्व कैटेगरी यूआर के लिए दोनों रिजर्व किया गया है। और ये भी 7 पे लेवल का सैलरी है दोस्तों, ठीक है। असिस्टेंट के पद पे ग्रुप बी का जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। रिजर्व फॉर कैटेगरी मैंने यूआर के लिए तीनों पोस्ट है, ठीक है ना। मतलब आपको जेंडर से फाइट करना पड़ेगा। एससी एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है वैकेंसीज में, सिर्फ उनको फीस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो लेवल 6 का यहाँ पे जॉब है। यहाँ पे आपको 35,400 की सैलरी देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी। वहीं पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल
बी का पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये भी यूआर के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और लेवल 6 का सैलरी मिलेगा आपको। हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, अपर डिवीज़न क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है ना। इस तरह से आप इन सारे पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकाला गया है और सब में आपको जो है ना 7, 6 और 5 लेवल का जो है सैलरी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो मतलब सैलरी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा सैलरी है। वहीं पर अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए दोस्तों, जो कि ग्रुप सी का जॉब है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम सैलरी देखने को मिलेगा, 25,500 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। मतलब कि ये तो बेसिक पे है, यहाँ पे भी आपका सैलरी 50,000 प्लस बन जाएगा, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसको एलडीसी बोलते हैं, और इन सब के पोस्ट पे जो है दोस्तों वैकेंसीज निकाली गई है। तो आप यहाँ पर सारे पोस्ट को आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नीचे वाले जितने भी पोस्ट है ना, वो लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 की सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें कि लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राइवर तक का पोस्ट है। मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी निकल करके आई हुई है और इससे पहले आपको किसी ने इस तरह का अपडेट नहीं दिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको पता चल रहा है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, लाभ उठा सके, ठीक है ना। कंपटीशन बिल्कुल नहीं होने वाला है, जबकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे आपको भी नहीं मिलेगा देखने को इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसीज पे जो है अप्लाई कितना जाने वाला है। तो आप फॉर्म को ज़रूर भरिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए, इस तरह से आप यहाँ पे देखिए अटेंडेंट हॉस्टल का भी पोस्ट है, ठीक है ना, इसमें लेवल 1 का सैलरी है, ठीक। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है 35 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो दोस्तों, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, और उसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इन लेवल 6 और 8 ईयर इन यूडीसी पोस्ट पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 3 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें, असिस्टेंट के पद पे होना चाहिए या फिर यूडीसी या फिर किसी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी पीएसयू या किसी में भी जो है आप जॉब कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रोफेंसी क्या चाहिए, प्रोफेसियंसी जो है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को आपको चलाने आना चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन क्या है, 2 ईयर का आपको इसमें ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, वहीं पर प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें तो दोस्तों, यूआर के लिए 2 पोस्ट हैं, एज लिमिट 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और हिंदी इंग्लिश में आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। इसमें स्किल टेस्ट मांगा गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें भी आपको 2 साल का जो है ना ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग किया जाना है। वहीं पे असिस्टेंट के पद पे जो है 3 पोस्ट निकाला गया है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, इसमें भी एज लिमिट जो है 35 साल रखा गया है दोस्तों, ठीक है। और इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बीए चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूडीसी या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पूरा पढ़ के समझाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज़ के ऊपर चर्चा करनी है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे भी आपको टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और उसके ऊपर ड्राफ्टिंग, नोटिंग वगैरह थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनमें से किए हुए हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 साल का प्रोविजन पीरियड में रखा जाना है आपको। वहीं पर नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पे भी 35 ईयर लास्ट रखा गया है और यहाँ पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे, बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल और रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बार देख लीजिए। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन क्या चाहिए, 2 साल के लिए आपको रखा जाना है यहाँ पे भी, मतलब सब में आपको ट्रेनिंग के पीरियड के लिए 2 साल रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पे भी 35 ईयर
आपका मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। मास्टर डिग्री अगर आप किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो दोस्तों 35 ईयर यहाँ पे भी एज लिमिट रखा गया है। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से अगर आप किए हुए हैं, ठीक है, किस में इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना, और IT सेक्टर में से अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से अगर आप BA किए हुए हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इसके अलावा और मतलब क्या होता है दोस्तों कि तो आपको ये चीज़ चाहिए, इसमें से अगर आप किसी में कुछ भी कोर्स किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और का मतलब होता है अगर आप BA नहीं किए हुए हैं तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस अगर किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड में रखा जाना है। वहीं पे टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 32 ईयर का मैक्सिमम एज काउंट किया जाना है। यहाँ पे 1 पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जितने भी पोस्ट है ना दोस्तों सब में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए ही रखा गया है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप SC ST OBC किसी से भी हैं तो आपको UR से ही फाइट करना पड़ेगा। भले फॉर्म भरने के लिए आपको फीस नहीं लिया जा रहा, लेकिन वैकेंसी सारा UR है तो आपको कम्पीट करना पड़ेगा UR कैटेगरी से, ठीक है ना। यहाँ पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर स्ट्रीम बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस से अगर आप BA किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम 55% मार्क्स आपको होना चाहिए, ठीक है। और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा बेस मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सेट्रा में, ठीक है। यहाँ पे भी स्किल ट्रेड टेस्ट लिया जाना दोस्तों, ठीक है। और 2 साल का जो है यहाँ पे भी आपको पीरियड ऑफ प्रोबेशन में रखा जाएगा, ठीक है। और वहीं पे सेक्रेटरी इंस्पेक्टर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी 32 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाना है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी BA मांगा गया है और जो भी है आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया दोस्तों, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। LMV मोटरसाइकिल वगैरह का ड्राइविंग लाइसेंस आपको मांग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 साल का जो है प्रोविजन पीरियड में रखा जाना है। अपर डिवीजन क्लर्क UDC का जो पोस्ट है, ठीक है ना, 32 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए। BA आप किए हुए तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और 2 ईयर का जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में टाइपिंग मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट की बात करें तो दोस्तों, ठीक है, 30 ईयर मैक्सिमम एज मांगा गया है, ठीक है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों BSc विथ 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए और स्किल ट्रेड टेस्ट आपके लिए थोड़ा सा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इस फॉर्म को भरिए दोस्तों। इस तरह से मैंने सारी बारी बारी से सारी वैकेंसीज के ऊपर चर्चा कर चुका हूँ और जो भी बाकी है चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद पे आप देख पा रहे होंगे, एज लिमिट 32 ईयर रखा गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ BA किए हुए हैं इन्फॉर्मेशन साइंस से तो ये बहुत अच्छा वैकेंसीज है, आप फॉर्म भर सकते हैं, BA वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो है दोस्तों अगर आप लोअर डिवीज़न क्लर्क, अगर आप सिर्फ 12th पास हैं और चाहते हैं कि इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना, तो ऑल इंडिया कहीं से भी हैं और 12th पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की आपकी जो है एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। एज लिमिट देख सकते हैं 27 ईयर काउंट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे हो सिर्फ 12th पास मांगा गया है। इंग्लिश टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनट आना चाहिए और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और स्किल टेस्ट यानी आपका टाइपिंग टेस्ट यानी लिया जाना है। 2 साल का आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा, मतलब बहुत अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं और आपके पास किसी भी तरह की एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। मुझे लग रहा था कि ये शायद भर पाए या नहीं, तो जी हाँ, आप अगर सिर्फ 12th पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
वहीं पर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ड्राइवर पोस्ट के लिए 10th पास सिर्फ चाहिए दोस्तों, ठीक है। वैलिड आपके पास जो है ना लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, ठीक है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप आईआईटी किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पद की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट जो है 30 ईयर रखा गया है, और आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, 12th पास मांगा गया है, ठीक है। और इसमें भी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। वहीं पे लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो दोस्तों 30 ईयर मैक्सिमम एज है, और 12th पास अगर आप सिर्फ किए हुए तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए ऐसे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। वहीं पे अटेंडेंट जो हॉस्टल है उसकी बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम एज जो है 32 ईयर रखा गया है, ठीक है ना। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10th पास मांगा गया है, ठीक है। सिर्फ 10th पास, अगर सिर्फ 10th पास किए है ना तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर ITI पास हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कोई दोस्त लोग का क्या होता है ना कि 8 के बाद ही 8th क्लास के बाद ही जो है ITI कर लेते हैं। अगर कोई 8th क्लास के बाद ITI किया हुआ है और 10th पास नहीं है तो भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है ना, अटेंडेंट के पोस्ट के लिए दोस्तों, ठीक है। और अगर कोई सिर्फ 10th पास है और ITI नहीं किया हुआ तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि सर 10th पास और ITI लिखा गया और मतलब होता है अगर आप सिर्फ 10th पास है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप ITI किए हुए तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर दोनों किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसमें सब कोई फॉर्म भर सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या लिखा गया है, और आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे SC ST को जो है दोस्तों 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। OBC वाले को 3 ईयर का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। वहीं पे PWBD को जो है 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाना है। PWBD OBC को जो है 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मतलब कि जितना भी 30 साल 32 साल 35 साल जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मैं बता रहा था, उसके अलावे आपको जो है 5 साल 3 साल 10 साल और 13 साल का अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर SC ST का मैक्सिमम एज को जो काउंट किया जाएगा 35 ईयर से किया जाना है, वहीं पे 5 साल आनी और ऐड हो जाएगा, यानी 40 साल अगर आपका एज हो चुका है SC ST वालों को तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है, पेपर फर्स्ट रहने वाला है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा ठीक है। और उसके बाद आपको फिर जो है आपका मेरिट लगा दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। वहीं पर जो है आपका ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी कि जो है 40% जो है UR को लाना कंपलसरी है, 35% जो है OBC को लाना कंपलसरी है, EWS 30%, ठीक है ना। और 30% ST SC PWD कैटेगरी को भी लाना कंपलसरी है दोस्तों। अगर इससे कम मार्क्स अगर आपका आता है तो जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे चर्चा करें तो दोस्तों, ठीक है, द एग्जामिनेशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम है 2 पेपर होने वाला है। पेपर फर्स्ट जो होगा आपका MCQ बेस्ड होगा, पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पेपर फर्स्ट के ऊपर कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। सेक्शन फर्स्ट जो है जनरल अवेयरनेस पूछा जाना है, सेक्शन 2 से रीजनिंग पूछा जाएगा और सेक्शन 3 से मैथ्स पूछा जाएगा आपका, ठीक है ना। GA जो है आपका 30 मार्क्स का आने वाला है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। मैथमेटिक्स आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, यानी कि 30 और 50 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पे पेपर फर्स्ट होगा। वहीं पे पेपर 2 की बात करें तो दोस्तों हाँ, और आगे भी है, सेक्शन 4 भी है दोस्तों, ठीक है ना।
सेक्शन 4 जो है कंप्यूटर नॉलेज का आपका 10 मार्क्स का एग्जाम होगा, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अगर आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक का चूज़ करना होगा, ठीक है ना। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 20% प्रश्न पूछा जाएगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और 120 मिनट आपको ड्यूरेशन दिया जाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी, सिलेबस भी अच्छा खासा है। अगर आप नॉर्मल कोई भी एसएससी का तैयारी या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो तैयारी जरूर ही होगा, ठीक है ना। अलग से आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप इस एग्ज़ाम को आराम से दे करके निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। सिलेबस आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, इन्होंने सिलेबस तक का मेंशन करके दिया है कि आप कहाँ कहाँ से एग्जाम में पूछा जाना है। जी ये मैं दोस्तों क्या ही बात करूँ, सब कुछ आपका पूछा जाना है, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर से लेकर के हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब सभी से जो है प्रश्न आपका आने वाला है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो है आप सिलेबस को एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको समझ इतना तो समझ में आ ही जाना है, ठीक है। अगर इतने अच्छे पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ के आपको समझ में तो ज़रूर आ जाएगा। बाकी मैं समझा ही रहा हूँ। वहीं पे जो है रीजनिंग में भी आपको सब कुछ पढ़ना है। रीजनिंग में भी आप देख पा रहे हैं कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एड्रेस मैचिंग, डाटा एंड सेटिंग मैचिंग, सब आपका पूछा जाना है, ठीक है ना। तो एक बार आप सिलेबस पे नज़र ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। सिलेबस के देखने से क्या होता है ना कि आपको एक पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको वाहियात चीज़ अलग से नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। वहीं पर मैथ्स का सिलेबस में आपको देखिए क्या क्या आने वाला है। क्या लिखा है, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्राइट यूज ऑफ नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट, यानी कि नंबर सिस्टम से प्रश्न रहेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट्स, हाइट एंड डिस्टेंस, इन सब से भी प्रश्न आपका पूछा जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। वहीं पे कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एमएस वर्ड, एमएस स्किल एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल एंड इंटरनेट से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। वहीं पे इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, एडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, कंप्रीहेंशन पैसेज से प्रश्न आने वाले दोस्तों, ठीक है ना। वहीं पे हिंदी की सिलेबस की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सबसे प्रश्न, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सबसे प्रश्न पूछा जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते पेपर 2 की बात करें तो करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पेपर 2 आपका तो डिस्क्रिप्टिव आने वाला दोस्तों, वो आपको इंडिया से लेकर के झारखंड से लेकर के, ठीक है ना, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ऐसे और मुख्य तौर पे जो है ऐसे और लेटर का आपका टेस्ट लिया जाएगा, कुछ प्रश्न भी रहने वाला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। पेपर 2 का सिलेबस को लेकर के मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे वीडियो बनाने जाऊँगा तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बहुत सारे दोस्तों को लगता है ना कि वीडियो लंबा बन जाता है, तो जो है उनको बोरियत सा फील होने लगता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही वैकेंसीज़ के ऊपर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारे तरफ से जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।